हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने हमें 3 नियम दिए थे, उन तीनों को आज हम पढ़ेंगे, उनकी एप्लीकेशन देखेंगे। डे टू लाइफ में हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, तो किसी टी टाइम बाद में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, उसका पोजिशन कितना होगा, उसके ऊपर एक्सेलरेशन कितना होगा, वो सब हम निकाल सकते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के द्वारा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं फोर्स के बारे में। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या है? एक इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट को चलाने में सहायता करता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास रेस्ट में है अभी, तो उसको रेस्ट से स्पीड में ले जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा, उसको पुश करना पड़ेगा या पुल करना पड़ेगा। तो ये जो पुश और पुल है, इसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कितने टाइप के फोर्सेज होते हैं। तो देखो, फोर्स हमारे पास कई टाइप के फोर्स होते हैं। पहला है कॉन्टेक्ट फोर्स, और एक होता है हमारे पास नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। ठीक है, और कई टाइप के और भी फोर्सेज होते हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया, वंडरवल फोर्स हो गया। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट फोर्स में देखो, अब इसी कॉन्टेक्ट फोर्स में कई टाइप के फोर्सेज और आते हैं, जैसे कि नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स हो गया, एक हो गया टेंशन, ठीक है, एक हो गया फ्रिक्शन। तो नॉर्मल फोर्स क्या होता है? देखो कि जैसे मैं मेरी अंगुली से इस हथेली को मैं अगर प्रेस कर रहा हूँ, तो प्रेस कर रहा हूँ, तो ये फोर्स कौन सा लग रहा है? ये कांटेक्ट भी आ रहा है, दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है। तो कांटेक्ट, जब कांटेक्ट हो दो ऑब्जेक्ट के बीच में और उनके बीच में फोर्स लग रहा हो कांटेक्ट के द्वारा, तो वो उस फोर्स को हम बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि मैं अब ग्राउंड के ऊपर खड़ा हूँ, तो ग्राउंड मेरे ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लगा रहा है ऊपर, और मैं ग्राउंड के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा हूँ नीचे की तरफ। ठीक है, तो इस तरह से हम नॉर्मल फोर्स को समझ सकते हैं, और इसी तरह से टेंशन फोर्स को समझते हैं। टेंशन फोर्स क्या होता है? अगर मेरे पास कोई रस्सी है, ये रस्सी है मान लो, ये रस्सी मैंने टांग रखी है यहाँ पे छत से। ठीक है, तो रस्सी के नीचे मैंने अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट टांग दिया नीचे, तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा? इस रस्सी को नीचे खींच रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट रस्सी को नीचे खींच रहा है, लेकिन हमें पता है रस्सी की लेंथ क्या रहेगी? सेम रहेगी। रस्सी की लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। हमारे इस लेसन के अंदर कभी चेंज नहीं करेंगे हम रस्सी की लेंथ, और रस्सी हमारी हमेशा मासलेस होगी। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट रस्सी को नीचे खींच रहा है, लेकिन हमें पता है ये रेस्ट में है, ये नहीं चल रहा है। तो ये नहीं चलेगा, कब नहीं चलेगा? जब ये रस्सी इसके ऊपर इतना ही फोर्स ऊपर लगा दे, जितना फोर्स ये नीचे लगा रहा है उतना ही फोर्स ये ऊपर लगा दे। ठीक है, तो ये जो रस्सी इसके ऊपर फोर्स लगा रही है ऊपर की तरफ, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? टेंशन फोर्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट को रस्सी ऊपर की तरफ खींच रहा है, तो मैं टिक कहाँ लगाऊंगा? ऊपर की तरफ। और यही रस्सी इस छत को कहाँ खींच रहा है? नीचे की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पर मैं टेंशन फोर्स नीचे की तरफ लगाऊंगा। यहाँ पे बच्चे काफी बार कंफ्यूज होते हैं कि सर यहाँ पे आपने टी ऊपर लगाया और यहाँ पे टी नीचे लगाया, ऐसे क्यों किया? तो वही बता रहा हूँ मैं आपको, किसी की टेंशन का जो फोर्स है, रस्सी हमेशा खींचती है, रस्सी कभी धक्का नहीं दे सकती, रस्सी हमेशा खींचती है। तो रस्सी छत को नीचे खींचेगा और रस्सी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचेगा। तो वही है कि कितने फोर्स से खींच रहा है, वो मैंने यहाँ पे लिखा है। रस्सी ऑब्जेक्ट को ऊपर खींच रहा है टी से, और रस्सी छत को नीचे खींच रहा है टी से। और तीसरा है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। जब हमारे पास दो सरफेस हो, मान लो दो सरफेस है और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है, तो दो सरफेस के बीच में जब भी रिलेटिव मोशन होता है, तो उनके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो ये देखो, ये भी क्या है? कॉन्टेक्ट फोर्स है। जब तक कॉन्टेक्ट नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे तीनों तीनों टाइप के फोर्सेस हमने समझ लिए हैं, नॉर्मल फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन्स के तीनों लॉज के बारे में। तो पहला जो हमारा लॉ है, तो पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, वो अगर मान लो रेस्ट में है अभी, तो वो हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहेगा। अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी v है, तो वो उसी वेलोसिटी v से मूव करता रहना चाहेगा। ठीक है, तो ये पहला नियम है, जब तक कि उसके ऊपर कोई नेट फोर्सेस नहीं लग रहे हैं। अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर नेट फोर्सेस जीरो है, नेट फोर्सेस जीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट
जिस पोजीशन में है, जिस स्टेट में है, अगर मान लो अभी वो रेस्ट में है तो वो बाद में भी रेस्ट में रहेगा, और मान लो अभी वो किसी किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो बाद में भी वो उसी वेलोसिटी v से मूव करता रहेगा। जब हमारे पास किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एफ नेट कितना हो, जीरो हो, एफ नेट जीरो हो, तो वो ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, अगर पहले रेस्ट में था तो बाद में भी क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। और अगर पहले वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो बाद में भी वो क्या करेगा, उसी वेलोसिटी v से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। इसको हम इनर्शिया का लॉ भी बोलते हैं। तो हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने इनर्शिया में मेंटेन रहना चाहता है। तो दो टाइप के इनर्शिया होते हैं, मोशन ऑफ इनर्शिया और रेस्ट ऑफ इनर्शिया। अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल मैं ये ऑब्जेक्ट ले रहा हूँ, देखो तो ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास अभी रुका हुआ है, देखो तो इसको चलाने के लिए मेरे को कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को फोर्स क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि ये अपने रेस्ट ऑफ इनर्शिया में रहना चाहता है। ठीक है, और मान लो अभी ये मान लो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो इसको रोकने के लिए भी मेरे को एक फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये अपने मोशन ऑफ इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहता है, और उस मोशन ऑफ इनर्शिया को खत्म करने के लिए मेरे को इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट अपने इनर्शिया को मेंटेन रखना चाहता है। अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में रहना चाहता है, और वो किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो उसी वेलोसिटी से मूव करना रहना चाहता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट लॉ पढ़ लिया है, और इसके ऊपर मैं आपको एक सिंपल सा प्रॉब्लम कराता हूँ जिससे आपको और क्लियरिटी आएगी। तो देखो ये मेरे पास छत है, ये रस्सी बांधी मैंने, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को मैंने टांग दिया। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है इट मीन्स नेट फोर्स कितना होगा, जीरो। ठीक है, तो एफ नेट हो गया जीरो। अब इसके ऊपर फोर्सेज देखो कि कौन कौन से इसके ऊपर फोर्सेज लग रहे हैं। तो ग्राउंड जो है, ग्राउंड किधर लगाएगा फोर्स, नीचे लगाएगा। ठीक है, तो नीचे कितना फोर्स लगाएगा, ग्राउंड एम जी लगाएगा। तो ग्राउंड के नीचे फोर्स लगाया एम जी, और टी ने, ये जो रस्सी है, रस्सी ने ऊपर कितना फोर्स लगाया, टी, टेंशन टी, ऊपर फोर्स लगा। तो अब इसमें नेट फोर्स लगाओ कितने लगेंगे, नीचे लग रहा है एम जी और माइनस टी इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस का क्यों लिया मैंने, अगर मैं, देखो फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर मैं नीचे वाले फोर्सेज को अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ, जो भी फोर्सेज मेरे नीचे की डायरेक्शन में लग रहे हैं उनको मैं अगर पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो बाकी जो फोर्सेज है जो ऊपर की तरफ लग रहे हैं उनको मैं क्या लूंगा, नेगेटिव में लूंगा। तो यहाँ पर एम जी देखो मेरा नीचे लग रहा है तो इसको मैंने पॉजिटिव कर लिया है, और वहीं पे मेरा टेंशन फोर्स जो है ऊपर की तरफ लग रहा है तो उसको मैंने माइनस कर लिया है, और इक्वल टू क्या है, जीरो। तो यहाँ से मेरे को टेंशन फोर्स मिल जाएगा, रस्सी में जो टेंशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, एम जी के बराबर होगा। अब इसी इसी बात को लॉजिकली भी सोच के देखो। अब इसको आप लॉजिकली सोचोगे तो भी आपको दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट नीचे एम जी से खींचा जा रहा है, तो इसको ऊपर भी उतने फोर्स से खींचना पड़ेगा तभी तो रुका रहेगा। तो मतलब टी कितना आएगा, एम जी आएगा। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं एक प्रॉब्लम और कराता हूँ, थोड़ा अच्छे लेवल की प्रॉब्लम कराता हूँ आपको। तो देखो ये मेरे पास छत है, यहाँ पे मैंने पुली लगा दी, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट टांग दिया, और इधर एक दूसरा ऑब्जेक्ट रख दिया, मैंने टांग दिया। ठीक है, तो इसका मास मैं मान लेता हूँ 2 kg है, और इसका मास मान लेता हूँ मैं 3 kg है। ठीक है, तो और इस लेसन में हमारी जो पुली होगी उस पुली का मास हमेशा हम जीरो मानेंगे। ठीक है, तो पुली का मास जीरो मानेंगे, रस्सी का मास भी जीरो मानेंगे, रस्सी की लेंथ कभी चेंज नहीं होगी। और एक चीज और है, रस्सी, एक ही रस्सी के अंदर टेंशन हमेशा सेम रहेगी। तो देखो जैसे कि ये वाली रस्सी है, तो ये एक ही रस्सी है, देखो यहाँ पे रस्सी जा रही है और ये घूम के वापस इधर ही आ रही है, तो इस पूरी रस्सी में टेंशन सेम रहेगा। तो देखो जैसे कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टेंशन किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ टी लग रहा है, तो मैं यहाँ पर भी टी ही मानूंगा। ठीक है, देखो अब मैं इसके ऊपर इक्वेशन लिखने जा रहा हूँ, जो हमारी जो एफ नेट की जो इक्वेशन है वो लिख रहा हूँ मैं। तो अब इस ऑब्जेक्ट पे देखो एफ नेट कितना लग रहा है, नीचे कितना लग रहा है, एम जी, एम कितना है, थ्री, थ्री इंटू जी, और नीचे कितना लग रहा है इसके ऊपर, एम इंटू जी, एम कितना है, 2 इंटू जी। तो अभी इसके ऊपर देखो एफ नेट कितना आएगा, नीचे लग रहा है 2 जी और ऊपर लग रहा है टी इक्वल टू जीरो, एफ नेट इक्वल टू जीरो, क्योंकि
इसमें आप एक चीज़ करो, मैं यहाँ पे एक फोर्स भी लगा रहा हूँ एफ, ठीक है, ये मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है एफ फोर्स। तो मेरे को इसमें फाइंड क्या करना है, मेरे को एफ फाइंड करना है कि एफ कितना लगाएं कि ये हमारा पूरा सिस्टम जो है वो रेस्ट में रहे। पूरा सिस्टम रेस्ट में रहने के लिए हमें एक फोर्स एफ लगा रहे हैं और उस एफ का मान बताना है हमें कितना होगा, उसका वैल्यू कितना होगा। तो अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो नेट फोर्सेज कितने लग रहे हैं, नीचे लग रहा है टू जी और एक लग रहा है एफ, तो टू जी प्लस एफ और ऊपर लग रहा है माइनस टी इक्वल टू जीरो। और अब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो नीचे फोर्स कितना लग रहा है, थ्री जी एम इंटू जी माइनस टी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास दो इक्वेशन है और दो ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है टी टेंशन और दूसरा वेरिएबल है एफ। तो दोनों इक्वेशन से सोल्व करके मैं एफ निकाल सकता हूँ और टी भी निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ हमें क्या बताता है, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम है वो चेंज हो रहा है, तो मोमेंटम में चेंज होने की जो रेट होगी वो हमें क्या बताएगा, वो बताएगा हमें इस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना लग रहा है उसको बताएगा। जैसे कि मान लो कि ये अर्थ है और इसके ऊपर मैंने एक बॉक्स रखा है, ठीक है, और इस बॉक्स का मोमेंटम चेंज हो रहा है, मान लो इसका मोमेंटम है पी, ठीक है। तो मोमेंटम में चेंज होने की रेट हमें किससे लिखते हैं, डीपी बाई डी टी से। मतलब मोमेंटम में पर टाइम कितना चेंज हो रहा है वो होता है डीपी बाई डी टी, और ये इक्वल होगा हमारा एफ नेट के बराबर। तो ये हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर मोमेंटम चेंज हो रहा है तो मोमेंटम में चेंज होने की रेट बराबर होगी उसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेज का वेक्टर सम, ठीक है। और इसी रिजल्ट से हम एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट और निकालते हैं। तो देखो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, मोमेंटम को मेरे को पता है, मोमेंटम हम किससे लिखते हैं, एम इंटू वी से, ठीक है। अब अगर मैं इसको दोनों तरफ डिफरेंशिएट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, डीपी बाई डी टी इक्वल्स टू, इसको मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या आएगा, डी बाई डी टी ऑफ एम वी। तो यहाँ पर देखो मेरा मास क्या है, कांस्टेंट है, इस ऑब्जेक्ट का मास चेंज नहीं हो रहा है। तो मास अगर कांस्टेंट है तो ये डेरिवेटिव से बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा, डीवी बाई डी टी, और डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मेरे को डीपी बाई डी टी क्या मिलेगा, मास आके बाहर और अंदर बचा डीवी बाई डी टी, वो होता है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट मिला, डीपी बाई डी टी होता है एम इंटू ए और डीपी बाई डी टी होता है एफ नेट। तो इससे और इससे इन दोनों इक्वेशन से मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से मेरे को एक रिजल्ट मिलता है एफ नेट बराबर मास इंटू में एक्सेलरेशन, ठीक है। तो न्यूटन ने तो हमें ये रूल बताया था, यही नियम बताया था हमने हमें, लेकिन हमने इस रूल से एक नया इक्वेशन निकाला है और इसी इक्वेशन को हम मैक्सिमम टर्म यूज करने वाले हैं। तो अभी इस इक्वेशन को यूज करके हम प्रॉब्लम कैसे सोल्व कर सकते हैं वो देखते हैं। तो देखो जैसे कि ये अर्थ है, इस सरफेस के ऊपर मेरा एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 5 kg का, ठीक है, और इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ 50 न्यूटन का। तो अब मेरे को बताओ कि इस मास का एक्सेलरेशन कितना होगा। तो हमें पता है कि एफ नेट कितना होता है, एफ नेट बराबर होता है एम इंटू ए। एफ नेट कितना लग रहा है, 50 न्यूटन, 50 इक्वल्स टू एम इंटू ए। एम है 5 किलोग्राम और ए क्या है, ए है, तो ए यहाँ से कितना आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के अंदर हम ये इक्वेशन लगाएंगे और यहाँ से एक्सेलरेशन हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट्स को डाउट आता है कि सर नीचे इसके ऊपर एम भी तो लग रहा है, तो आपने एम क्यों नहीं दिया। तो बच्चों देखो इसका वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, वाई डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है ये, तो वाई डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन 0 है। इट मीन्स वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहे हैं, मतलब जितना फोर्स इसके ऊपर नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स इसके ऊपर ऊपर लग रहा है। तो नेट फोर्सेज कितना हो गया, वाई डायरेक्शन में 0 हो गया। तो इसलिए एम का जो जो एम को नष्ट कर रहा है वो है एन नॉर्मल फोर्स, जो कि अर्थ लगा रहा है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से हमें नेट फोर्स क्या मिलेगा, 50 न्यूटन ही मिलेगा।
तो अब इसी को यूज़ करके हम थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम देखते हैं, पुली वाला प्रॉब्लम देखते हैं इसके ऊपर। तो देखो ये छत है मेरे पास, और ये मैंने इसके ऊपर पुली टांग दी है यहाँ पे, और इस पुली के इधर एक मैंने मास टांग दिया है m 2 किलोग्राम का, और इधर है 3 किलोग्राम का। अब मेरे से पूछा गया है एक्सेलरेशन बताओ दोनों ऑब्जेक्ट का, और इस रस्सी में टेंशन बताओ कितना होगा। मेरे से क्या पूछा गया है, टेंशन कितना होगा और एक्सेलरेशन ऑफ इसका कितना होगा 2 kg का, और एक्सेलरेशन 3 kg का कितना होगा। पोज करके आप ट्राई करो, अगर आपसे होता है तो अच्छा बात है, बाकी मैं करवाता हूँ आपको। देखो मैं इसका एक्सेलरेशन मानता हूँ, मैं इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ऊपर की तरफ a, ठीक है। तो अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये रस्सी और ये रस्सी सेम है, ये रस्सी घूम के यहाँ पर आ रही है, तो ये अगर a से ऊपर जा रहा है तो ये रस्सी भी ऊपर a से जाएगी, तो ये रस्सी a से नीचे जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट भी कितना जाएगा, a से ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को पता लग गया ये अगर a से ऊपर जा रहा है तो ये भी a से नीचे जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं मान लेता हूँ टेंशन T है, तो इसके अंदर भी टेंशन कितना आएगा, T आएगा। वो हमने देखा था कि एक ही रस्सी के अंदर टेंशन हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पर अगर T लग रहा है तो यहाँ पर भी T लगेगा, और ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ हमेशा रस्सी खींचती है, तो इसलिए मैंने T क्या लगाया, ऊपर की तरफ लगाया। तो अभी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं नेट फोर्स लगाता हूँ, नीचे कितना लगेगा mg, m कितना है इसका 2, और g पता है ना आपको, g होता है 9.8 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये ग्रेविटी के थ्रू जो एक्सेलरेशन लगता है उसको हम बोलते हैं जी, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू जी ये लगेगा नीचे की तरफ। तो अब नेट फोर्स की मैं इक्वेशन लगाता हूँ, एफ नेट बराबर होता है मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो इस ऑब्जेक्ट पे देखो एफ नेट कितना लग रहा है, तो यहाँ पर एक एक चीज को ध्यान से देखना, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, इस ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हो रहा है। इट मीन्स एक्सेलरेशन इसका अगर ऊपर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, इसके ऊपर नेट फोर्सेस ऊपर की तरफ लग रहे हैं। तो नेट फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो मतलब टी क्या है, ज्यादा होगा 2g से। तो टी माइनस 2g इक्वल्स टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। तो ये मेरी पहली इक्वेशन यहाँ से मिल गई, और दूसरी इक्वेशन मेरे को यहाँ से मिलेगी। अब इसका एक्सेलरेशन देखो नीचे की तरफ है ये, तो इसमें से मैं ये माइनस करूंगा, तो 3g माइनस टी इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन 3a। तो यहाँ पर देखो कितने वेरिएबल है, टी वेरिएबल है और ए वेरिएबल है, दो वेरिएबल है और दो इक्वेशन है। तो यहाँ से मेरे को टी भी मिल जाएगा और ए भी मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ तो यहाँ से टी कट जाएगा, और इधर क्या आएगा 3g माइनस 2g 1g आएगा, और इधर का 5g, तो ए कितना आएगा g/5। तो मेरे को यहाँ से ए मिल गया g/5, और टी कितना आएगा, ए का वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा तो यहाँ से मेरे को टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो टी कितना आएगा, टी आएगा 3g माइनस 3a, तो 3g माइनस 3a, 3a कितना आएगा 3g माइनस 3g/5। तो टी का वैल्यू कितना आएगा, 5 से 15, 15 माइनस 3 12, 12g/5। तो इस तरह से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है हमें। तो देखो थर्ड लॉ क्या बताता है, थर्ड लॉ के अनुसार अगर मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, मैं कोई फोर्स लगा रहा हूँ किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो ऑब्जेक्ट भी मेरे ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, उतना ही फोर्स लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो जैसे कि मैं इस बोर्ड के ऊपर में अगर पुश करता हूँ बोर्ड को, तो ये बोर्ड में मेरे को पुश करेगा उतने फोर्स से, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हमें थर्ड लॉ बताता है कि एवरी फोर्स हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स। तो जैसे मान लो कि ये ऑब्जेक्ट है मेरा, और इसको मैं मेरे हाथ से मैं पुश कर रहा हूँ, तो मेरा हाथ इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा है, एफ एफ हैंड मान लेता हूँ मैं इसको। तो ये ऑब्जेक्ट भी मेरे हैंड पे एक फोर्स लगाएगा, एफ ब्लॉक मान लेता हूँ मैं, एफ बी। तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होंगे, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, लेकिन डायरेक्शन हमें दिख रही है अपोजिट होगी। तो ये हमारा थर्ड लॉ बताता है। जैसे कि
आपने देखा होगा कि जैसे आप गन चलाते हैं, अगर कोई शूटर गन चला रहा है तो गन चलाता है तो क्या होता है, गोली बाहर निकलती है तो गोली पे गन आगे की तरफ फोर्स लगाती है, और गोली क्या करती है उस गन पे पीछे की तरफ फोर्स लगाती है। तो इसलिए जब गन चलाते हैं तो पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे कि मान लो कि ये अर्थ है हमारे पास, और अर्थ के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ठीक है। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे एक्सेलरेशन का पेड़ कौन सा बनेगा। तो अर्थ इस पे mg का फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ, mg फोर्स इस पे नीचे लग रहा है। mg फोर्स हमेशा अर्थ के सेंटर की तरफ लगता है, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींच रहा है mg से। ठीक है। तो अर्थ की सरफेस जो है वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ऊपर के फोर्स लगा रहा है, ऊपर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल। तो मेरे को बताओ कि क्या इस mg का ये n रिएक्शन, क्या ये दोनों फोर्स जो है वो एक्शन रिएक्शन पेयर है? नहीं, ये एक्सेलरेशन पेयर नहीं है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, कुछ यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, उनको ध्यान में रखना। जो भी एक्सेलरेशन का जो पेयर बनेगा फोर्सेस का, वो दोनों फोर्सेस क्या होंगे, वो दोनों फोर्स होंगे एक ही टाइप के फोर्सेस। एक ही टाइप से क्या मतलब है, जैसे कि मान लो ये मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के बीच में ग्रेविटी लग रही है, तो ग्रेविटी क्या करती है, खींचती है। ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है और ये ऑब्जेक्ट इसको खींच रहा है। तो यहाँ पे जो mg फोर्स लग रहा है वो क्या है, ग्रेविटी का फोर्स है। लेकिन ये जो नॉर्मल फोर्स है वो कौन सा फोर्स है, वो कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो ये दोनों फोर्स एक टाइप के फोर्स नहीं है, mg नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है और n क्या है, कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो अब आप पूछोगे सर इसका एक्शन रिएक्शन वाला पेयर कौन सा बनेगा फिर। तो देखो बच्चों, ग्रेविटी क्या करती है, खींचती है दोनों को आपस में। तो ये अर्थ इसको अगर नीचे खींच रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को ऊपर की तरफ खींचेगा mg से ही। तो ये mg और ये mg क्या है, एक्शन रिएक्शन का पेयर है। और वहीं पे पर देखो, ये ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस को पुश कर रहा है, नीचे दबा रहा है, तो अर्थ भी इसको ऊपर दबा रहा है। तो अर्थ ने इसको n से दबाया ऊपर की तरफ, तो इस ऑब्जेक्ट ने अर्थ को कितना दबाया नीचे की तरफ, n से। तो ये n और ये n क्या है, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ठीक है। तो अब इसके ऊपर हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। तो जैसे कि मान लो कि मेरे पास ये लिफ्ट है, ठीक है, और लिफ्ट के अंदर यहाँ पे मैंने वेट मापने वाली मशीन लगा दी है जो कि वेट को मेजर करती है, और इसके ऊपर मैं खड़ा हूँ, और इस लिफ्ट का एक्सेलरेशन है ऊपर की तरफ ए। तो अब मुझे बताओ कि इस वेट मशीन का रीडिंग कितना आएगा। आप बोलोगे सर mg आएगा, नहीं mg नहीं आएगा। देखो, अगर ये रेस्ट में होता तो mg आता, लेकिन ये कुछ एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है। और पहले तो आप ये समझो कि वेट मशीन क्या मापता है, वेट मशीन मापता है कि उसके ऊपर जो भी खड़ा है वो उसके ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। वेट मशीन मापता है किसी की वेट मशीन के ऊपर जो इंसान खड़ा है या जो कुछ भी उसके ऊपर रखा हुआ है, वो वेट मशीन के ऊपर कितना नॉर्मल फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो वेट मशीन हमेशा नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर ये मशीन अगर ये मशीन इस पर्सन के ऊपर ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स लगा रहा है n, और इस पर्सन का नीचे लग रहा है mg, और इस पर्सन का एक्सेलरेशन कितना है, ऊपर की तरफ है a। तो यहाँ पर मैं एफ नेट की इक्वेशन लगाता हूँ, एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहाँ पर देखो एक्सेलरेशन ऊपर है, इट मीन्स n माइनस एम जी इक्वल्स टू m इंटू ए। तो यहाँ से नॉर्मल कितना मिलेगा, नॉर्मल मिलेगा mg प्लस ma। ठीक है। तो नॉर्मल फोर्स ये कौन सा फोर्स है, ये नॉर्मल फोर्स वो वाला फोर्स है जो ये वेट मशीन इस इंसान के ऊपर लगा रहा है ऊपर की तरफ। तो ये इंसान भी इतना ही नॉर्मल फोर्स इस मशीन के ऊपर नीचे लगाएगा, तो ये इतना ही नॉर्मल फोर्स इसके ऊपर लगाएगा। तो हमें नॉर्मल फोर्स की वैल्यू मिल चुकी है, ये वाली वैल्यू होगी। तो यही इसी को ये वेट मशीन मापेगा, मेजर करेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो mg प्लस एक चीज़ और मिल रही है प्लस में, तो मीन्स हमारा जो वेट है वो mg नहीं होगा, mg से ज़्यादा होगा। कितना ज़्यादा होगा, ma ज़्यादा होगा। और इसको अगर हम प्रैक्टिकली समझें तो जैसे कि आपने कभी लिफ्ट का यूज़ किया हो, तो लिफ्ट जब भी ऊपर जाना स्टार्ट होती है, लिफ्ट जब भी ऊपर जाना स्टार्ट होती है, एक्सेलरेट होती है ऊपर की तरफ, तो आपने देखा होगा आपको थोड़ा ज़्यादा भारी महसूस होता है। तो भारी महसूस क्यों हो रहा है, वो इसी के कारण हो रहा है। mg तो आपके ऊपर लग ही रहा था पहले से, लेकिन जब लिफ्ट ऊपर जाना स्टार्ट होती है तो उस टाइम क्या लगता है कि m इंटू ए का
एक फोर्स और लगता है आपके ऊपर नीचे की तरफ, ठीक है। तो इसी कारण आपको भारी महसूस होता है। तो यही था आज की क्लास में, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।